हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग आपका जो बीएड का कंपलसरी पेपर रहता है समावेशी शिक्षा का, जिसका पूरा नाम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, एक समावेशी विद्यालय का निर्माण, और इसका आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी में जो कोड रहता है वो रहता है E301। और यहाँ पे आज के वीडियो में हम लोग 2017 से लेके 2021 तक पिछले 5 सालों में जितने भी प्रीवियस ईयर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, पेपर में आपको 8 क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो यहाँ पे हम एक पेपर के 4 क्वेश्चंस को डिस्कस ना करके सारे पेपर्स के 8 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यानी यहाँ पे आपके कितने 40 क्वेश्चंस हो जाते हैं, जिनको कि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था आपका समावेशी शिक्षा की अवधारणा बताइए। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की स्टार्टिंग कैसे हुई। तो सन 1975 में अमेरिका में अमेरिकन कांग्रेस ने, देखिए फ्रेंड्स, अमेरिकन कांग्रेस क्या है, ये है अमेरिका की संसद। और अमेरिका की संसद ने क्या किया, प्रत्येक अक्षम बच्चे को शिक्षा, यानी कि एजुकेशन फॉर एवरी डिसेबल्ड चाइल्ड, इस नाम से एक कानून पास किया, जिसका मुख्य उद्देश्य अक्षम छात्रों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना था। शिक्षा की मुख्य धारा क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। शिक्षा की मुख्य धारा है आपकी समावेशी शिक्षा का प्रथम चरण, जहाँ पे बच्चों को, जो विशेष बच्चे हैं उनको सामान्य विद्यालयों में पढ़ाया जाता था, लेकिन उनकी और सामान्य बच्चों की क्लास जो है वो अलग अलग होती थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, और मुख्य धारा से अभिप्राय शारीरिक और मानसिक दोष वाले बच्चों का सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने और उनके सहयोग से है। भारत में समावेशी शिक्षा अमेरिका के मुख्यधारा आंदोलन का ही परिणाम है। इसमें आंशिक रूप से अपंग बच्चों को सामान्य कक्षा में पढ़ाने और उनकी अच्छी देखभाल एवं उनके प्रकार की सहायता देने से अच्छे परिणाम सामने आए। और इस बात पर अधिक जोर दिया गया कि कम अपंग बालकों को भी विशेष शिक्षा की नहीं बल्कि समावेशी एवं मुख्यधारा की आवश्यकता है। समावेशी शिक्षा कोई प्राचीन प्रत्यय नहीं है, बल्कि ये एक नवीन प्रत्यय है, जिसका कि निर्माण हाल ही में हुआ है। और ये इस अवधारणा पर आधारित है कि जो आपके विशेष बच्चे हैं जो एक लिमिट तक अपंग हैं, वो भी सामान्य बच्चों के साथ सीख सकते हैं। शिक्षा शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों का भी यह मानना है कि बच्चों को विशेष विद्यालयों की अपेक्षा सामान्य विद्यालयों में ही शिक्षा देनी चाहिए। अपने परिवेश में रहते हुए सभी प्रकार के विकलांग बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना ही आपका समेकित शिक्षा अर्थात समावेशी शिक्षा है। दूसरे शब्दों में समावेशी शिक्षा का अर्थ सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के स्कूलों में उचित सुविधा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना है। असमर्थ बच्चों को तभी सामान्य कक्षा में डाला जा सकता है जब वहाँ का वातावरण बच्चे की आवश्यकताओं के अनुकूल हो। मतलब ऐसा नहीं करना है कि एक स्पेशल चाइल्ड है, आप उसको सिर्फ सामान्य बच्चे के तरीके से ही पढ़ा रहे हैं, बल्कि वहाँ पे आपको उसकी जो स्पेशल नीड्स होती हैं उनका भी ध्यान रखना है और उसी की नीड्स के अकॉर्डिंग उसकी टीचिंग करवानी है। इसके बाद आता है आपका कि वहाँ का वातावरण उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल हो और वे अपने आप को दूसरे बच्चों से अलग महसूस ना करें। इसके लिए ऐसे बच्चों की आवश्यकताओं और योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रणाली और शिक्षा संगठन और पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स आपका PWD एक्ट 1995 यानी निःशक्त जन अधिनियम, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। और फ्रेंड्स, इसको मैंने इतना डिटेल में लिखा है कि अगर आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है तो आराम से लिख सकते हैं। तो PWD एक्ट क्या था, ये था पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, प्रोटेक्शन, राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन।
दिव्यांग अधिनियम 1995 समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी, और यह अधिनियम संसद द्वारा 12 दिसंबर 1995 को पारित किया गया और फिर 7 फरवरी 1996 को इसको लागू कर दिया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य निःशक्त व्यक्तियों को सुविधाएं सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्रीय, राज्य सरकारी और स्थानीय निकायों का दायित्व निर्धारण करना है, जिससे कि वे ऐसे लोगों को हेल्प कर सके जिससे वे देश के उत्पादक उपयोगी नागरिक के रूप में समान अवसर के लिए भागीदार बन सके। इस अधिनियम में निःशक्त व्यक्तियों के लिए शिक्षा, रोजगार, व्यावसायिक परीक्षण, आरक्षण, अनुसंधान एवं मानव शक्ति विकास और बाधा रहित वातावरण और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम में 14 अध्याय हैं और इसमें जो है वो 7 प्रकार की विकलांगता बताई गई हैं, जो कि आपके पहले ही अध्याय में बताई गई हैं, जिसमें कि आता है आपका पूर्ण दृष्टिबाधिता यानी ब्लाइंडनेस, अल्प दृष्टिबाधिता, लो विज़न, इसके बाद कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, इसके बाद आपका श्रवण बाधिता, चलन क्षति, मानसिक मंदता और मानसिक रुग्णता यानी मेंटल इलनेस। तो ये 7 तरह की डिसेबिलिटी इसमें रखी गई थी, लेकिन बाद में महसूस किया गया कि ये जो डिसेबिलिटी इसमें रखी गई है वो बहुत कम है, अन्य प्रकार के बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। फिर 2016 में इसमें फिर से संशोधन किया गया और इसका नाम बदला गया और इसमें जो डिसेबिलिटी है उनकी संख्या भी बढ़ाई गई। तो PWD एक्ट 1995 को संशोधित कर RPWD एक्ट 2016 यानी विकलांग व्यक्ति का अधिकार अधिनियम राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 2016 लाया गया और RPWD एक्ट 2016 15 जून 2017 को लागू किया गया। इसमें 7 डिसेबिलिटीज़ को बढ़ाकर 21 डिसेबिलिटीज़ कर दी गई और इनमें से जितनी भी आप याद रख सकते हैं वो रखिए। ज़रूरी नहीं है वहाँ पे आप 21 की 21 ही लिखें, बल्कि आप वहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। अब इनमें क्या क्या आती हैं? इनमें आती है आपकी मानसिक मंदता, ऑटिज़्म। ऑटिज़्म के बारे में मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ मैराथन क्लास में, तो वहाँ पे आप इसको क्लियर कर सकते हैं। बहुनिशक्त मस्तिष्क पक्षाघात, सेरेब्रल पाल्सी, इसको भी मैंने डिस्कस किया है। मानसिक रोगी, श्रवण बाधित, मूक विकलांगता, दृष्टिबाधित, अल्प दृष्टि, और अल्प दृष्टि में 60 वर्ष की आयु से नीचे के लोगों को ही शामिल किया गया है। इसके बाद तो ऑटोमेटिकली आपकी दृष्टि कमज़ोर हो जाती है। इसके बाद आता है चलन निशक्तता, कुष्ठ रोग से मुक्त, बौनापन, तेजाब पीड़ित महिला यानी एसिड अटैक विक्टिम। और इसी से अटैच करके आपसे पूछ लिया गया था वेरी शॉर्ट में कि एसिड अटैक क्या है, और ये मैंने आपको डिस्कस भी किया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने वेरी शॉर्ट का एक वीडियो अपलोड किया है, आप चाहें तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी, वहां से उसको देख सकते हैं। इसके बाद आता है मांसपेशियां दुष्विकास, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मल्टीपल जो आपके सिरोसिम है ये, और इसके बाद बौद्धिक निशक्तता, पार्किंसंस रोग। पार्किंसंस रोग भी एक तरह का रोग होता है और इसमें अधिरक्तस्राव, थैलेसीमिया और सिकल सेल डिसीज़, ये भी कुछ 21 डिसेबिलिटी हैं जो कि वर्तमान में इसमें रखी गई हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे RPWD एक्ट पूछा जाए या PWD एक्ट पूछा जाए, आप दोनों को ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक टॉली शिक्षण, और यहाँ पे सिर्फ आपको टॉली शिक्षण के बारे में बताना है, यहाँ से पे आपको इसका प्रोसेस नहीं पूछा गया। तो यहाँ पे मैंने कल के मैराथन में इसका प्रोसेस भी बताया है, अगर लॉन्ग में पूछा जाए तो आपको प्रोसेस भी बताना होता है। इस प्रविधि का विकास सर्वप्रथम 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुआ। इसके बाद सन 1960 में ब्रिटेन में इसका विकास जे फ्रीमैन ने किया और इस प्रविधि का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय सेना प्रशिक्षण के लिए किया जाने लगा। टोली शिक्षण की एक सुव्यवस्थित प्रणाली है जिसमें कई शिक्षक मिलकर विद्यार्थियों के एक समूह को अनुदेशन यानी इंस्ट्रक्शन देते हैं। इस प्रकार एक साथ मिलकर किसी विशिष्ट प्रशिक्षण, जो विशिष्ट प्रकरण है, विशेष टॉपिक है,
उसके लिए शिक्षण का संयुक्त उत्तरदायित्व लेते हैं। इसमें सामान्य 2 या 2 से अधिक टीचर भाग लेते हैं और ये शिक्षक शिक्षण योजना और उसका क्रियान्वयन मिलकर करते हैं। इसमें शिक्षकों का सामूहिक पारस्परिक सहयोग के आधार पर शिक्षण और मूल्यांकन के उत्तरदायित्वों को मिलजुल कर निभाते हैं। यह शिक्षण प्रविधि के माध्यम से प्रत्येक शिक्षक अपने जो उसके गुण हैं और उसकी क्षमताएं हैं उनका अधिकतम प्रयोग कर सकता है। कुछ अध्यापक कक्षा शिक्षण अधिक प्रभावी ढंग से कर लेते हैं तो कुछ जो है उसमें हेल्प करते हैं। टोली शिक्षण में प्रत्येक शिक्षक का अपना अनूठा योगदान रहता है। समूह शिक्षण की सफलता शिक्षकों के उचित चयन पर निर्भर करती है। इसमें कार्य विभाजन से शिक्षकों का कार्यभार हल्का हो जाता है। उन्हें अपने हिस्से का कार्य तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेविड वारविक के अनुसार टोली शिक्षण व्यवस्था का एक स्वरूप है जिसमें कई शिक्षक अपने साधनों, रुचियों और दक्षताओं को एकत्रित कर लेते हैं यानी इकट्ठा कर लेते हैं और विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार स्कूल की सुविधाओं के अनुसार जितनी भी स्कूल में सुविधाएं उपलब्ध हैं उनके अनुसार अपनी जो दक्षताएं हैं उनको प्रस्तुत करते हैं और उनको उपयोग में लाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। अगर आप इसको 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा आपको टीम टीचिंग समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति और समावेशी शिक्षा। यहाँ पे बात की जा रही है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की, क्योंकि 2020 वाली आपकी रिसेंटली आई है। तो सन 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई जिसमें शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने पर विशेष बल दिया गया और इसमें जो लोग शिक्षा से वंचित रहे हैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया गया। तो शिक्षा को समावेशी स्वरूप प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या प्रावधान थे वो आपको यहाँ पे बताने हैं। और इसमें सबसे पहले आती है आपकी स्त्रियों की समानता हेतु शिक्षा। तो इसमें जो है वो लड़कियों की शिक्षा के लिए भी प्रयास किए गए। नई शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों की सकारात्मक शिक्षा की बात की गई। स्त्री अध्ययन का विकास अनेक शिक्षण संस्थाओं में प्रोत्साहित किया गया। इसके बाद आता है आपका अन्य पिछड़े वर्ग की शिक्षा। तो इसमें जो है समाज में शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित वर्ग हैं, उनको भी प्रोत्साहन दिया गया। पहाड़ी, रेगिस्तानी या फिर दुर्गम क्षेत्रों में या फिर टापुओं में या फिर जनजाति के जो लोग हैं उनकी शिक्षा को भी जो है वो महत्व दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अल्पसंख्यकों की शिक्षा। सामाजिक न्याय और समानता के लिए अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। इसके बाद इसमें बताया गया कि जो अनुसूचित जातियां हैं उनको भी शिक्षा से जोड़ा जाए। तो समावेशी शिक्षा को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ इस तरह के प्रावधान थे जो कि आपके NEP 1986 में किए गए थे। इसके बाद आता है विकलांगों की शिक्षा। तो यहाँ पे जो विकलांग बच्चे हैं उनको भी समान रूप से अवसर प्रदान किए जाएं। ऐसे बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाए और इनकी आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जाए। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सभी को शिक्षा के समान अवसर दिए जाने और शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन करने पर विशेष बल दिया गया। इनमें निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया और बुनियादी शिक्षा के स्वरूप को स्वीकार किया गया। प्राथमिक शिक्षा का महत्व स्वीकार करते हुए ब्लैक बोर्ड योजना का भी निर्माण किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, वो भी आपका NEP 1986 का ही देन है और जिसका उद्देश्य भी समावेशी शिक्षा ही था। इस प्रकार से सभी को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ते हुए समावेशी शिक्षा पर अर्थात बिना भेदभाव की शिक्षा पर NEP आपकी जो 1986 है उसमें बल दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कक्षा प्रबंधन के घटक, एलिमेंट्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। और कक्षा प्रबंधन के जो घटक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक घटक और दूसरे होते हैं गौण घटक। प्राथमिक घटक में 3 चीज़ें आती हैं आपकी, टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। एक कक्षा में शिक्षण के लिए और शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होना तथा कक्षा को सुचारू रूप से चलाना ही कक्षा प्रबंधन कहलाता है। कक्षा प्रबंधन के घटक, कक्षा प्रबंधन के घटकों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक मुख्य घटक और दूसरे गौण घटक। जो आपके मुख्य घटक होते हैं ये होते हैं शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम।
अब हम इनको देख लेते हैं मुख्य घटकों को एक एक के अलग अलग से। तो शिक्षक जो होता है ये व्यवस्थापक आपका प्रबंधनकर्ता के रूप में होता है, और शिक्षक जो है कक्षा प्रबंधन में मुख्य घटक होता है। अध्यापक कक्षा प्रबंधन में अधिगम स्वरूप का निर्माण करके जो विद्यार्थी होते हैं उनके अधिगम को बढ़ाता है और अपनी शिक्षण गतिविधियों को भी संगठित करता है, यानी अपनी टीचिंग में भी जो है वो बेहतर करता है और उसको हमेशा डेवलप करता रहता है। और इसके अलावा टीचर जो होता है वो छात्रों को अभिप्रेरित और प्रोत्साहित करता है। सेकंड आपका जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आता है वो है स्टूडेंट। स्टूडेंट कक्षा के आश्रित चर होते हैं और इन्हें अर्जित चर भी कहते हैं। शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सरल बनाना है और अधिगम शिक्षण पर निर्भर रहता है। शिक्षक विद्यार्थी के बीच की अंतःक्रिया से अधिगम स्थायी होता है और इसके स्तर पर विद्यार्थी सजग रहते हैं। थर्ड कंपोनेंट आता है आपका पाठ्यक्रम, और पाठ्यक्रम एक ऐसे दौड़ का मैदान है जिस पर चलकर विद्यार्थी अपने लक्ष्यों तक पहुंचते हैं। इसके अंतर्गत शब्द, प्रत्यय, मूल सिद्धांत, मौखिक भाषा, समस्या समाधान और सृजनात्मकता और पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो हैं वो शामिल होती हैं। अब सेकंड आते हैं आपके गौण घटक या फिर अन्य घटक। इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है आपके टीचिंग लर्निंग एड्स, यानी शिक्षण के सहायक साधन और सहायक सामग्री। सेकंड होते हैं आपके अनुदेशनात्मक प्रक्रिया, यानी टीचर कैसे प्रेजेंट कर रहा है अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी टीचिंग को। इसके बाद संप्रेषण योग्यता और कौशल, टीचिंग ऑब्जेक्टिव, अभिप्रेरणा की प्रविधियाँ। इसके अलावा शिक्षण की प्रविधियाँ एवं शिक्षण के सिद्धांत। तो शिक्षण की जो प्रणालियाँ होती हैं ये होती हैं आपकी अध्यापक नियंत्रित, विद्यार्थी नियंत्रित, आपकी क्रिया अभिमुख अनुदेशन और समूह नियंत्रित अनुदेशन। तो ये कुछ 4 तरह के अनुदेशन होते हैं जो कि क्लासरूम में यूज किए जाते हैं। ये चारों ही आपके एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और इन चारों को ही टीचर जो है यूज़ करता है। एक आपके पीरियड में ये चारों ही टाइप के अनुदेशन यूज़ कर लिए जाते हैं ताकि आपकी जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव बनी रहे। इसके बाद आता है आपका 2017 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको बताना है समावेशी शिक्षा में निर्देशन और परामर्श, यानी गाइडिंग एंड काउंसलिंग जो है आपकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या रोल रखती है। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। निर्देशन और परामर्श शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक और व्यावसायिक आदि के क्षेत्र में प्रयुक्त 2 विभिन्न प्रक्रियाएं हैं। सबसे पहले निर्देशन देख लेते हैं। निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्देशक द्वारा वह विधियाँ और उपाय बताए जाते हैं जिनका प्रयोग कर व्यक्ति अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। यहाँ पे जो आपका प्रॉब्लम होती है उसको जो आपका व्यक्ति होता है वो खुद से सुलझाता है, जबकि परामर्श में परामर्शदाता उसको सुलझाने के विकल्प उपस्थित करवाता है। स्किनर के अनुसार निर्देशक युवकों को स्वयं से, अन्य से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना और सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। समावेशी शिक्षा में निर्देशन। तो समावेशी शिक्षा में जो निर्देशन है ये सामान्य और विशेष छात्रों को विद्यालय में प्रवेश के समय उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार उन्हें वैकल्पिक विषय के चयन में और उनकी समुचित शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है। मतलब जो गाइडेंस होती है ये बच्चों को उनका जो करिकुलम है उसको चुनने में हेल्प करती है कि कौन सा सब्जेक्ट वो लें और कौन सा सब्जेक्ट लेके फ्यूचर में वो क्या यूज में आ सकता है, क्या बन सकते हैं। तो माध्यमिक स्तर पे इस गाइडेंस की आवश्यकता होती है। इसके अलावा समावेशी शिक्षा में निःशक्त बालक जो होते हैं उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनको शिल्प आधारित जो व्यावसायिक शिक्षा है उनको लिए कौन सा व्यवसाय उपयुक्त रहेगा इसका निर्देशन भी दिया जाता है। सामान्य और विशिष्ट बालकों को स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन देकर उन्हें अस्वस्थता से बचाया जा सकता है। अतः समावेशी शिक्षा के दौरान व्यक्तिक, सामाजिक और शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक, व्यावसायिक आदि निर्देशन देकर छात्रों की सहायता की जा सकती है। अगर ये लॉन्ग में पूछा जाता है तो इन्हीं पॉइंट्स को आप एज अ हेडिंग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका काउंसलिंग,
और काउंसलिंग जो है वो परामर्श देना, सलाह देने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। सलाह प्रशिक्षित या विशेषज्ञ सलाहकार और परामर्श द्वारा ही दी जाती है। ऐसे परामर्शदाता जो हैं ये ट्रेंड होते हैं। परामर्श में परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी दो पक्ष अनिवार्य होते हैं। परामर्श चाहने वाले की कुछ समस्याएं होती हैं और इन समस्याओं के समाधान हो तो उसे वैज्ञानिक सलाह की आवश्यकता होती है जो किसी विशेषज्ञ व्यक्ति द्वारा दिया जाता है, जिसे कि हम परामर्शदाता कहते हैं। और जो परामर्श उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है वही जो है आपका परामर्श कहलाता है, जो सलाह वो व्यक्ति देता है। इसके बाद एक डेफिनेशन देख लेते हैं। शॉर्ट्रोम और ब्रेमर के अनुसार परामर्श एक स्व समायोजन की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उपबोध्य को स्वनिर्देशित, स्व अनुशासित और स्वयं के प्रति जिम्मेदारी वहन करने में मदद मिलती है। अब समावेशी शिक्षा में परामर्श का क्या रोल है? तो समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के बालकों को परामर्श दिया जाता है। बालकों में वर्तनी अशुद्धियाँ, वाचन में समस्या, गणित आदि विषय में अरुचि, उपलब्धि परीक्षणों में कम ग्रेड पाने वाले छात्रों को शैक्षिक परामर्श देकर उनमें सुधार का प्रयास किया जाता है। मतलब जब आप शिक्षा में गाइडेंस एंड काउंसलिंग करते हैं तो ये अलग अलग क्यों रहती है? जो गाइडेंस होती है उसमें सभी प्रकार के बच्चों को गाइडेंस दी जाती है, क्योंकि उसमें सभी को जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में बताया जाता है। लेकिन जब आप किसी विशेष बच्चे को उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएं, उसको अलग से सलाह दें, तो ये आपका काउंसलिंग कहलाता है। परामर्शदाता द्वारा लिए गए ऐसे बालकों के साक्षात्कार, परीक्षण और परिचर्चा से समस्या के उपाय की सलाह सही परामर्श द्वारा ही मिल सकती है। तो निर्देशन एक तरफा मार्ग है, लेकिन परामर्श दो तरफा मार्ग है। और परामर्श अधिक वैज्ञानिक सलाह है जो प्रशिक्षित, अनुभवी व विशेषज्ञ परामर्श द्वारा परामर्श के उपकरणों, बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, संचित अभिलेख और साक्षात्कार अवलोकन का उपयोग कर दी जाती हैं। मतलब परामर्श में उस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारियाँ एकत्रित की जाती हैं। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था आपका सामाजिक और संवेगात्मक समस्याएं। देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पे क्या होता है कि आपको सिर्फ इतना सा क्वेश्चन दे देगा। अब आपको समझ नहीं आएगा कि हम लिखें क्या। तो इन चीज़ों को ही सॉल्यूशन देने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो यहाँ पे विशेष बालक प्रायः सामाजिक और संवेगात्मक रूप से अस्थिर रहते हैं। कभी कभी इनका व्यवहार आक्रामक और अपराधियों जैसा संकोची हो जाता है। इसके अलावा शिक्षा में विशेष बालक जो सामान्य से कम है या फिर सामान्य से अधिक हैं, इन दोनों ही प्रकार के बच्चों को सामाजिक और संवेगात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समावेशी शिक्षा में बालकों की इन्हीं समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। विशिष्ट बालकों की प्रमुख सामाजिक एवं संवेगात्मक समस्याएं होती हैं जो कि इस प्रकार से हैं। तो इन बालकों की जो समस्याएं हैं वो ऐसे हैं कि ऐसे बालक समाज में समायोजन नहीं कर पाते, इनमें सहयोग की भावना की कमी पाई जाती है। ऐसे बालकों में सामाजिकरण की भी कमी होती है और ऐसे बालकों में जो है वो अपराधी भावना की समस्या रहती है। इसके अलावा इन्हें दूसरों के सामने बातचीत करने और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने में भी समस्या होती है। ऐसे बालकों को समाज में व्यवहार संबंधी समस्याएं भी आती हैं, यानी कि ये अपने इमोशंस को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। ऐसे बालक विद्यालय की गतिविधियों में भाग लेने से भी शर्माते हैं और ऐसे बालकों में भावनात्मक रूप से समायोजन की कमी भी पाई जाती है। मतलब ये इमोशनली किसी से भी अटैच नहीं हो पाते। ऐसे बालक सामान्य परिस्थितियों में भी अप्रसन्न और तनावपूर्ण अवस्था में रहते हैं। ऐसे बालकों में आत्मविश्वास की कमी होती है और ये हमेशा ऐसे रहते हैं जैसे कि इनको कुछ भ्रम हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपका 2017 का है। शिक्षण और अभ्यास के लिए अनुकूलन क्या है, यानी अडेप्टेशन फॉर टीचर एंड प्रैक्टिस। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे टीचिंग आएगा, टीचिंग एंड प्रैक्टिस। तो शिक्षण में अभ्यास के लिए अनुकूलन, सामान्य शब्दों में अनुकूलन से तात्पर्य आपका ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करने से है जिनमें गतिविधि सुचारू और संतुलित रूप से चलती रहे। इस प्रकार शिक्षण में अभ्यास के अनुकूलन से तात्पर्य शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक द्वारा अभ्यास हेतु ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न किए जाने से है जिसमें कि छात्र अधिक रुचिपूर्ण ढंग से सीख सकें
और जो आपका अभ्यास का कार्य है ये सुचारू ढंग से चलता रहे। तो शिक्षण में अभ्यास के अनुकूलन हेतु अध्यापक निम्नलिखित कार्य कर सकता है। तो टीचर क्या करेगा, ये टीचिंग का कार्य अधिकाधिक गतिविधि आधारित बनाएगा, यानी लर्निंग बाय डूइंग करवाएगा। और विभिन्न बिंदुओं पर अभ्यास हेतु शिक्षक जो है वो असाइनमेंट यानी दत्त कार्य बच्चों को दे सकता है। इसके अलावा शिक्षण के दौरान अधिक से अधिक श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाए। इसके अलावा शिक्षण कार्य व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित होना चाहिए। यहाँ पे बच्चों के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अभ्यास खोज आधारित शिक्षण पर आधारित हो। अभ्यास को प्रभावी बनाने हेतु शिक्षण के लिए अलग अलग प्रकार की गतिविधियां और प्रविधियां उपयोग में लाई जाएं ताकि बालकों में सृजनात्मकता का विकास हो। इसके अलावा बालकों का निरंतर मूल्यांकन किया जाए। इस प्रकार से एक अध्यापक अपने शिक्षण के दौरान अभ्यास के अनुकूलन के लिए वातावरण तैयार करके प्रक्रिया को अधिक रुचिपूर्ण बना सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 2017 के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद हम 2018 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था शिक्षा में मुख्य धारा यानी मेन स्ट्रीमिंग इन एजुकेशन। तो शिक्षा में मुख्य धारा का जो प्रत्यय है ये अमेरिकी विद्वान सैमुअल गिडल होवे ने विकसित किया और इन्होंने दृष्टि एवं श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा पर बल दिया, क्योंकि इससे समाज में इनका समायोजन हो सकता है। इन्होंने बाधित बालकों की शिक्षा को सामान्य बच्चों के साथ दे जाने की वकालत की। इन्होंने कहा कि जो बाधित बच्चे हैं इनको भी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाए। इस प्रकार होवे ने सामान्य विद्यालयों में अपंग बालकों की शिक्षा पर विशेष बल दिया। सन 1975 में इनके प्रयास से ही अमेरिका में मुख्यधारा के प्रत्यय को आरंभ किया गया और सभी अपंग बालकों की शिक्षा के लिए एक्ट भी बनाया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाधित बालकों को सामान्य विद्यालयों से जोड़ना ही शिक्षा की मुख्यधारा कहलाती है। कॉफमैन के अनुसार शिक्षा की मुख्यधारा सामान्य और प्रतिभाशाली बालकों के सांसारिक अनुदेशनात्मक सामाजिक एकीकरण को अनुदेशित करती है, यानी ये बताती है कि इस प्रकार के बच्चों को भी एकीकृत किया जाए और यह शिक्षण योजना कार्यक्रमों और कर्मचारियों के जो आपके क्रियाओं पर आधारित है। इसके सामान्य और विशिष्ट शिक्षा प्रशासकीय अनुदेशनात्मक तथा सहयोगी कर्मचारियों के उत्तरदायित्व के बारे में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। इसके बाद आता है आपका स्टीफन एंड ब्लैकहर्ट के अनुसार शिक्षा की मुख्यधारा का अर्थ जो है वो बाधित रूप से परंतु पूर्ण रूप से अपंग नहीं बालकों की सामान्य विद्यालय में शिक्षण की व्यवस्था करना है। इसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 यानी प्रतिभाशाली बालक यानी गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो ऐसे बालक जिनकी मानसिक आयु अपने आयु वर्ग के औसत बालकों के अनुपात से बहुत अधिक हो उनको प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। ऐसे बालकों की योग्यता तथा बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है, अर्थात प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि लब्धि है ये उच्च होती है और प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। इन्हें विशेष प्रकार की शिक्षा प्रशिक्षण और समायोजन की आवश्यकता होती है। प्रतिभाशाली बालक। इसके बाद 2018 में जो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया वो पूछा गया था प्रतिभाशाली बालक के बारे में। तो प्रतिभाशाली बालक यानी गिफ्टेड चिल्ड्रन ऐसे बालक जिनकी मानसिक आयु अपने आयु वर्ग के अनुपात में औसत से बहुत अधिक हो उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। और ऐसे बालकों की योग्यता या बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है, अर्थात प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि लब्धि है ये उच्च होती है। प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। इन्हें विशेष प्रकार की शिक्षा प्रशिक्षण और समायोजन की आवश्यकता होती है। प्रतिभाशाली बालकों को शारीरिक मानसिक और भावनात्मक विकास अन्य बालकों की तुलना में श्रेष्ठ होता है। प्रतिभाशाली बालक में केवल उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक ही सम्मिलित नहीं होते, बल्कि इनमें वे सभी बालक जो किसी विशेष क्षेत्र में वरिष्ठ होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक शारीरिक विकास शैक्षणिक उपलब्धि बुद्धि और व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं। इसके अलावा कॉल सैनिक के अनुसार वह प्रत्येक बालक जो अपनी आयु स्तर के बालकों में किसी योग्यता में अधिक हो और जो हमारे समाज के लिए कोई नई महत्वपूर्ण योगदान दे तो ऐसे बालकों को भी आप प्रतिभाशाली बालक कह सकते हैं।
अब हम प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं देख लेते हैं। तो ये बालक अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं, ये विभिन्न प्रकार की रुचियां रखते हैं, इनका शब्दकोश व्यापक होता है, इनकी स्मरण शक्ति उच्च स्तर की होती है, ये प्रश्नों का उत्तर जो है वो शीघ्रता से देते हैं, इनके सीखने की जो गति है वो शीघ्र और शुद्ध होती है, इनके क्रियाकलापों में विविधता पाई जाती है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, समावेशी शिक्षक के उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंक्लूसिव टीचर। तो यहाँ पे जो समावेशी शिक्षक होते हैं उनके बारे में मुदालियर शिक्षा आयोग ने, जो आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग है, उसने शिक्षा के महत्व को उल्लेख करते हुए लिखा है कि हम इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक है, और जो इसके व्यक्तिगत गुण हैं, उसकी शैक्षणिक योग्यताएं, उसका व्यवहारिक जीवन, प्रशिक्षण, स्कूल और समुदाय में उसका साधन, उसका स्थान, स्कूल की प्रसिद्धि और सामाजिक जीवन पर उसका प्रभाव उसमें काम कर रहे अध्यापकों पर निर्भर करता है। यानी किसी भी स्कूल की जो प्रसिद्धि है वो उसके टीचर्स पर डिपेंड करती है। जहाँ के टीचर अच्छे होंगे वो स्कूल उतना ही ज़्यादा फेमस होता है। समावेशी शिक्षा में अध्यापक की जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं। इसमें सबसे पहला जो उत्तरदायित्व टीचर का आता है वो आता है शिक्षण कार्य का। शिक्षा प्रदान करना अध्यापक का प्रथम कर्तव्य है, और शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और उसे आधुनिक तकनीकों की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। सेकंड जो आता है आपका इम्पोर्टेंट टीचर का कार्य या उत्तरदायित्व वो आता है गठन करना। शिक्षण में जो टीचिंग है उसके साथ साथ अध्यापक का कर्तव्य स्कूल के गठन और संचालन में मुख्य अध्यापक का सहयोग करना भी है। शिक्षक को निम्न प्रकार सहयोग करना चाहिए। सबसे पहले पाठ्य सहगामी क्रियाओं का गठन करना, सेकंड पुस्तकालय के गठन में सहयोग करना, और थर्ड जो इम्पोर्टेंट उत्तरदायित्व आता है टीचर का मूल्यांकन करना, यानी बच्चों का मूल्यांकन करना। शिक्षण कार्य की परीक्षा लेना और उसका मूल्यांकन करना भी शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य है। अध्यापक द्वारा छात्रों का मूल्यांकन करने से उनकी गलतियों व कमियों और उन्होंने कितना पढ़ा हुआ समझ आया है उसका यह पता चलता है। फोर्थ जो टीचर का उत्तरदायित्व है वो है छात्रों के बारे में रिकॉर्ड रखना। शिक्षक प्रशिक्षण के बाद अध्यापक का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक छात्र के बारे में उसकी उपलब्धियों और गतिविधियों का पूर्ण ध्यान रखे और उनका रिकॉर्ड रखे। इसके बाद पांचवा काम जो टीचर का आता है वो आता है निर्देशन देने का, यानी गाइडेंस देने का। अध्यापक का महत्वपूर्ण कार्य गाइडेंस देना है। वह सभी प्रकार के बच्चों को उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार निर्देशन देता है जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये 2018 के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था कि समावेशी विद्यालयों की ढांचागत सुविधाएं क्या हैं। फंडामेंटल फैसिलिटीज़ इन इंक्लूसिव स्कूल्स। विद्यालयों में अधिगम को आनंदमय बनाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा मानक और सुविधाएं होनी चाहिए। किसी भी स्कूल के बुनियादी ढांचे का आकलन करते समय कुछ प्रमुख घटक हैं जो ध्यान में रखे जाते हैं, और ये होते हैं आपके समावेशी विद्यालयों में पुस्तकालय सामान्य और विशिष्ट बालकों के अनुरूप होना चाहिए। मतलब जो आपकी लाइब्रेरी है उसमें नॉर्मल बच्चों के लिए भी फैसिलिटी होनी चाहिए और जो आपके स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके लिए भी। सेकंड आता है आपका विशाल और अच्छी तरह की हवादार कक्षाएं होनी चाहिए। सुविधाओं में आपके स्टडी टेबल, कुर्सियाँ, फर्नीचर और अन्य सुविधाएं भी वहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा स्कूल में खेल का मैदान होना चाहिए, स्टडी हॉल होना चाहिए और सभा का स्थान भी होना चाहिए। इसके अलावा सुव्यवस्थित स्वच्छता सुविधाएं भी जो स्कूल है वहाँ पे होनी चाहिए, और विज्ञान की प्रयोगशालाएं भी जो हैं वो होनी चाहिए, और कक्षाओं तक सभी बच्चों की पहुँच भी एक समावेशी विद्यालय में होनी चाहिए। मतलब जो आपके रैप वगैरह हैं वो बनवाए जाने चाहिए। तो आप चाहें तो इनके बारे में डिटेल से भी लिख सकते हैं अगर आप अपना क्वेश्चन बड़ा करना चाहते हैं। आंसर को बड़ा करने के लिए आप इनके बारे में डिटेल से लिखिए, आप खुद से भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, वेब आधारित सीखना यानी वेब बेस्ड लर्निंग, और ये ई अधिगम का ही एक पार्ट है।
ई अधिगम इलेक्ट्रॉनिक अधिगम शिक्षा का एक नवीन प्रत्यय है। इसके अंतर्गत इंटरनेट तकनीकी का उपयोग पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण और संचार में किया जाता है। इसे कंप्यूटर प्रोत्साहित अधिगम भी कहते हैं। अब ई अधिगम के कुछ प्रकार होते हैं, जिनमें से वेब बेस्ड लर्निंग इम्पोर्टेंट है, जैसे ऑनलाइन अधिगम, मिश्रित अधिगम, वेब बेस्ड लर्निंग, स्वाध्याय, तकनीकी आधारित अधिगम, श्रव्य दृश्य टेप द्वारा अधिगम और कंप्यूटर आधारित अधिगम, जिसको कि आप सीडी रोम भी कहते हैं। अब इसमें वेब बेस्ड लर्निंग क्या होती है? तो वेब बेस्ड लर्निंग इस प्रकार के अधिगम में सूचनाएं, जानकारी और पाठ्य सामग्री लेखा चित्र जो ग्राफिक्स हैं, ध्वनि तथा विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के रूप में होते हैं। यानी कि जो भी आपको पढ़ना है वो चित्रों के और उनके साथ साथ ध्वनियों के माध्यम से होते हैं। वेब पर आधारित तथा उपलब्ध सूचनाएं व्यक्ति विशेष या संस्थाओं द्वारा विशेष उद्देश्य हेतु वेब पृष्ठों यानी वेब पेज पर रखे जाते हैं। जैसे कि आपका विकिपीडिया आपका एक तरह का वेब पेज है, जो कि आपका वेब बेस्ड लर्निंग का ही एक पार्ट है। विद्यार्थी द्वारा या उपयोगकर्ता द्वारा नेट पर वेब पृष्ठों में उपलब्ध सूचना जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। वेब वास्तव में सूचना की वह इकाई है जो एक समय में देखने के लिए ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध रहती है, यानी www पर उपस्थित रहती है। इस प्रकार वेबसाइट के अंतर्गत सूचना या सामग्री को वेब पृष्ठों में भंडारित और सुरक्षित रखा जाता है, जिसे कि विद्यार्थी अपनी इच्छानुसार उपलब्ध सूचना व पाठ्यवस्तु को ग्रहण कर सकते हैं। तो जो डिफरेंट आपकी सोशल साइट्स होती हैं, जो कि आपकी ये जो लिंक आधारित आपकी जैसे विकिपीडिया जैसे कि आपकी इस तरह की साइट्स होती हैं, ये वेब बेस्ड लर्निंग का ही एक पार्ट होती हैं। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र और इसके कार्य यानी DDRC। तो जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र जो है ये एक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सरकार द्वारा एक पहल है, जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों को व्यापक सुविधाएं प्रदान करने के लिए हैं। इन इकाइयों में विकलांग व्यक्तियों की पहचान, जागरूकता सृजन, प्रारंभिक पहचान, हस्तक्षेप का प्रावधान, फिटमेंट और अन्य सहायक उपकरणों की मरम्मत जो है ये शामिल किया गया है। तो DDRC जो है वो विकलांग व्यक्तियों को विकलांगता प्रमाण पत्र भी प्रदान करती है, जिससे कि विकलांग व्यक्तियों को बस पास या अन्य सुविधाएं प्रदान होती हैं। अब इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है स्वीर के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों का सर्वेक्षण और उनकी पहचान करना और शुरुआत में ही उनकी असमर्थता का पता लगाकर उनके रोकथाम को प्रोत्साहित करना और उनको जागरूकता उत्पन्न करना। असमर्थ व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरणों की जरूरत का आकलन और प्रावधान करना, विकलांग व्यक्तियों को प्रमाण पत्र और बस पास की सुविधा देना और उनको रोजगार में भी जो है वो आरक्षण प्रदान करना। असमर्थ व्यक्तियों के लिए शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार की प्रोत्साहनजनक सेवाएं प्रदान करना, जिससे कि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकें। इसके अलावा विकलांग व्यक्तियों को थेरेपेटिक सेवाएं प्रदान करना भी इसका कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपका 2017 से रिपीटेड है, कक्षा प्रबंधन के घटक। इसके बाद इसमें 8th क्वेश्चन आता है आपका समावेशी शिक्षा में सेवाकालीन शिक्षकों का प्रशिक्षण, यानी जो आपके इन सर्विस जो आपके ट्रेनिंग है, जो इन सर्विस आपके टीचर हैं उनको ट्रेनिंग कैसे दी जाए, मतलब जो पहले से पढ़ा रहे हैं उनको समावेशी शिक्षा में कैसे ट्रेनिंग दी जाती है। तो समावेशी शिक्षा के प्रत्येक संवर्धन हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो सेवाकालीन शिक्षक हैं उनको भी प्रशिक्षण प्रदान करने की बात की गई। और जो आपका SSA है ये RTE के क्रियान्वयन का प्रमुख साधन है। सेवाकालीन शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु डाइट, CTIASE जैसी संस्थाएं भी वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। और जो आपका सर्व शिक्षा अभियान है इसके तहत सेवाकालीन जो शिक्षक होते हैं इनके प्रशिक्षण का समय निर्धारित किया गया है। जैसे कि एक स्कूल का अध्यापक है उसको 20 दिन का सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। जो आपका अनट्रेन्ड टीचर होता है उसको 60 दिन का आपका प्रशिक्षण दिया जाता है। जो आपका नवनियुक्त अध्यापक होता है जो अभी जिसकी ज्वाइनिंग हुई है उसको 30 दिन का सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा RTE में शिक्षा
जो शिक्षक शिक्षा है यानी टीचर्स एजुकेशन हेतु भी कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि अध्यापक प्रशिक्षण के मानकों का विकास और परिवर्तन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात बनाया जाए। किसी भी स्कूल में अध्यापक रिक्तियाँ 10% से अधिक ना हो। निर्धारित योग्यता नहीं रखने वाले मौजूद शिक्षकों को 5 वर्ष के अंदर उक्त योग्यता अर्जित करनी होगी। इसके बाद आते हैं आपके 2019 के क्वेश्चन, और 2019 में जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था एनसीटीई के कार्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ एनसीटी। तो एनसीटी क्या होती है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन यानी एनसीटीई यानी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद योजना। तो ये क्या है? इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1973 में की गई। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र को बदलाव करना है। 1993 में इस परिषद को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। एनसीटीई के कार्य, तो एनसीटीई के कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार से हैं। इस परिषद का मुख्य कार्य शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन करना और जो है वो सरकारों को, प्रांतीय सरकारों को और यूजीसी को सलाह प्रदान करना है। यह परिषद शिक्षा के संबंध में नीति नियमों का निर्धारण करती है और उन्हें लागू कर उन सभी नीति नियमों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी लेती है। यह समय समय पर सामाजिक गतिविधियों और आवश्यकताओं का अध्ययन कर पाठ्यक्रम को नवीन रूप प्रदान करती है। शिक्षा को बढ़ावा देकर उनकी गुणवत्ता में जो निरंतर सुधार हेतु कार्यक्रम इसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ कार्य हैं, ये आप लोग पीडीएफ से पढ़ लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे शिक्षा के प्राप्त करने हेतु जो इच्छुक छात्रों का न्यूनतम योग्यताएं हैं उनका निर्धारण भी एनसीटीई करती है। इसके अलावा एनसीटीई द्वारा शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में जो शुल्क है, जो छात्रवृत्ति है, इसको भी निर्धारित किया जाता है। मतलब जो बीएड में आपको छात्रवृत्ति मिलती है ये भी कहीं ना कहीं एनसीटीई द्वारा ही निर्धारित की जाती है। इसके अलावा एनसीटीई जो है वो शिक्षा के व्यापारीकरण है इसको रोकती है। इसके अलावा प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा कर्मियों को भी प्रशिक्षण की बात एनसीटीई द्वारा की जाती है। इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा गया आपका पिछड़े बालक, और पिछड़े बालक जो हैं ये बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं। सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़ा हुआ बालक वह है जो स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर के कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो। पिछड़े बालकों की एक और डेफिनेशन जो कि बर्टन हॉल के द्वारा दी गई, इन्होंने बताया कि सामान्यतः पिछड़ेपन का प्रयोग उन बालकों के लिए होता है जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यताओं के स्तर से कम होती है। पिछड़ा हुआ बालक वो है जो अपनी आयु वर्ग के विद्यार्थियों की तुलना में शैक्षणिक दुर्बलता का प्रदर्शन करता हो। बालकों के पिछड़ेपन का पता उनकी शैक्षणिक उपलब्धि यानी एजुकेशनल कोसेंट ईक्यू द्वारा लगाया जाता है। पिछड़े बालक शहरों की अपेक्षा गांवों में अधिक पाए जाते हैं। शहरों में शिक्षा के साधन अधिक होने के कारण, सामाजिक जागरूकता के कारण ऐसा होता है, जबकि पिछड़े बालक के पिछड़ेपन का कारण उसकी कम बुद्धि लब्धि यानी उसके आईक्यू लेवल का कम होना, उसके वातावरण का प्रभाव, शारीरिक दोष का होना, स्कूल से भागना, और पिछड़े बालक को समझने और उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ उपायों को जानना होगा और उनकी विशेषताओं को भी जानना होगा। तो यहाँ पे पिछड़े बालकों की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि पिछड़े बालक सामान्य बालकों की तुलना में मंद गति से सीखते हैं। ऐसे बालकों का आईक्यू जो है वो 75 से 90 के बीच होता है। ये बालक अधिक समय तक अपनी एकाग्रता नहीं रख पाते, यानी कि ये इनका जो फोकस होता है वो बहुत कम होता है। ये उपेक्षित महसूस करने पर हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। इनमें तर्क और विवेक शक्ति का स्तर जो है वो निम्न होता है। इनकी शीघ्रता और शुद्धता से कार्य करने की क्षमता भी जो है वो निम्न स्तर की होती है। इनमें असंतोष की भावना शीघ्र ही प्रबल हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अधिगम बाधित बालकों की समस्याएं, यानी प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड। तो लर्निंग
लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड जो है, जिन बालकों में सीखने के लिए आवश्यक शारीरिक और मानसिक क्षमताएं औसत बालकों से कम होती हैं, जिन्हें कुछ भी सीखने में कठिनाई होती है, अधिगम बाधित बालक कहलाते हैं। और अधिगम बाधित बालकों की समस्याएं निम्नलिखित हैं, जैसे अवधान संबंधी समस्या यानी अटेंशन प्रॉब्लम। तो अधिगम बाधित बालकों का अवधान किसी विषय पर बहुत कम समय तक केंद्रित रहता है और उनका अवधान समय समय पर भटकता रहता है। एक विषय से हटकर दूसरे विषय पर अपने अवधान को वो लगा लेते हैं, मतलब टीचर कुछ पढ़ा रहा है और उनका ध्यान कहीं और है। स्मृति संबंधी समस्या यानी मेमोरी प्रॉब्लम। तो अधिगम बाधित बालकों की समस्या सीखने की गति जो है इनकी धीमी होती है और ये चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रख पाते। इनको देखने, सुनने और अन्य अधिगम प्रक्रियाओं में भी कठिनाई होती है। ये वर्तमान और अतीत के अनुभवों के बीच संबंध स्थापित नहीं कर पाते। थर्ड प्रॉब्लम आती है इनको वाचन संबंधी समस्या यानी रीडिंग प्रॉब्लम। तो ऐसे बालक जो हैं वो वाचन या पठन संबंधी समस्याओं से भी ग्रसित होते हैं। ये समस्याएं शब्द को छोटा बनाकर और विपरीत क्रम में पढ़ने और पढ़ते समय शब्दों और पंक्तियों को छोड़ देने और एक ही पंक्ति को 2 बार पढ़ने की आदत से संबंधित होती है। यानी बच्चा क्या करता है, पढ़ते टाइम बीच बीच में छोड़ देगा, एक ही पंक्ति को कई बार रिपीट कर देगा। तो इस तरह की समस्याएं भी ऐसे बालकों को होती है। फोर्थ आती है आपकी लेखन संबंधी समस्या। तो इनको लिखने में भी प्रॉब्लम होती है। जब बच्चा पढ़ेगा गलत तो लिखेगा भी गलत। इसके अलावा संप्रेषण को समझने में समस्या यानी कॉम्प्रीहेंडिंग कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। ऐसे बालकों को जो है वो लिखकर, बोलकर और पढ़कर संप्रेषण में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जो बालक इस समस्या से गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं वे ना तो मौखिक और ना ही लिखित भाषा को समझ पाते हैं। आंकिक योग्यता की समस्या यानी कि इनमें न्यूमेरिकल जो एबिलिटी है उसमें भी प्रॉब्लम होती है। इनको गणना में भी समस्या होती है। इस समस्या से ग्रसित बालकों को गणना करने में भी कठिनाई होती है और इस प्रॉब्लम को कहते हैं डिसकैलकुलिया। जो पढ़ने संबंधी होती है इसको कहते हैं आपका फेजिया, और जो आपकी लिखने संबंधी होती है इसको कहते हैं डिस्ग्राफिया। आप इनके नाम भी लिख सकते हैं। अभिविन्यास संबंधी समस्या यानी ओरिएंटेशन प्रॉब्लम। जो अधिगम असमर्थी बालक होते हैं इनमें स्थान प्रत्यय के विकास की गति बहुत धीमी होती है। उन्हें समय संबंधी शब्दों जैसे आज और कल, अब तक का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता। इन बालकों को वस्तुओं के आकार और आकृति में अंतर तथा बीच की दूरी और किसी वस्तु के दाएं बाएं को समझने में भी कठिनाई होती है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, और जो कि आप लोगों का मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है, जिसको आप कहते हैं ई लर्निंग। तो ई लर्निंग, ई अधिगम को इलेक्ट्रॉनिक अधिगम भी कहते हैं और इसका प्रारंभ जो है ये ब्रिटेन में हुआ था। इसे कंप्यूटर प्रोत्साहित अधिगम व ऑनलाइन अधिगम भी कहते हैं। इस प्रक्रिया का संबंध आपका वृहद अधिगम तकनीकी यानी एडवांस लर्निंग टेक्नोलॉजी से अधिक है। ई अधिगम में तकनीकी और अधिगम विधियों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें कंप्यूटर नेटवर्क तथा बहुमाध्यम तकनीकी का उपयोग किया जाता है। आज अनेक उच्च शिक्षण संस्थाओं में ऑनलाइन अधिगम की व्यवस्था की गई है। ई लर्निंग आपका एक नवीन कॉन्सेप्ट है जिसमें कि 2 प्रकार की चीज़ें आती हैं, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस मतलब जब आप जो है सिर्फ सुनते हैं या फिर एक तरफ से आपको चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती है जैसे कि गूगल द्वारा और आप उनकी हेल्प ले लेते हैं। लेकिन सिंक्रोनस में क्या होता है कि आपके और आपके टीचर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो लाइव होता है, यानी वो प्रत्यक्ष होता है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और गूगल मीट। इसके अंतर्गत इंटरनेट तकनीक का उपयोग पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण और संचार में किया जाता है। ई अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती है। ब्रांडन हॉल के अनुसार जब अनुदेशन का संचार आंशिक या पूर्ण रूप में विद्युत यंत्रों के माध्यमों की सहायता से वेबसाइट, इंटरनेट और बहुमाध्यमों जैसे CD रोम DVD से किया जाता है तब उसको ई अधिगम कहते हैं। और हम देख लेते हैं कि ई अधिगम के माध्यम क्या क्या हैं। तो इसका सबसे पहला माध्यम होता है आपका मुद्रित माध्यम यानी प्रिंटेड मीडिया। इसमें ई पाठ्यवस्तु, पाठ्यपुस्तकों और ई जिन्स का प्रयोग जो है वो शामिल है। इसके अलावा ई पत्रिका और ई अखबार भी इसमें उपयोग किए जाते हैं। इसके बाद आता है इसमें दृश्य माध्यम यानी वीडियो मीडिया। इसमें दृश्य टेप, केबल, दृश्य प्रवाह, सैटेलाइट प्रसारण, दूरदर्शन, इसके अलावा इस तरह के माध्यमों का भी यूज किया जाता है।
थर्ड आता है इसमें कम्युनिकेशन मीडिया, जिसमें कि आपके सिंक्रोनस और असिंक्रोनस मेथड शामिल हैं। इसमें ईमेल सुनना, वाद विवाद, इंटरनेट, दृश्य सम्मेलन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका ईमेल है ये एसिंक्रोनस का पार्ट है और जो आपकी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है ये आपका सिंक्रोनस का पार्ट है। इससे आप समझ लीजिए कि सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में क्या डिफरेंट है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ई अधिगम की विधियाँ बताइए, तो यहाँ पे ई अधिगम की 2 ही प्रमुख विधियाँ होती हैं। इसके अलावा मिक्स टाइप और अवलंब भी इसकी विधियाँ होती हैं, जिनको कि मैंने मैराथन में बताया है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, मंद अधिगम बालक यानी स्लो लर्नर। तो मंद अधिगम बालक, जो बालक अपने सहपाठियों की तुलना में धीमी गति से सीखते हैं और जिनका आईक्यू जो है वो 67 से 85 के मध्य होता है, इन्हें मंद अधिगम बालक अथवा धीमी गति से सीखने वाला बालक यानी स्लो लर्नर कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, कई तरह के ये बालक होते हैं जिनका आईक्यू लेवल नॉर्मल से कम होता है, तो आपको इन सभी को समझना है। इसके बाद आता है मंद अधिगम बालकों की मानसिक आयु सामान्य औसत बालकों से 1 या 1.5 वर्ष कम होती हैं। ये बालक सामान्य बालकों से कम मनोवृत्ति वाले होते हैं। सामाजिक, भावात्मक और व्यावसायिक जीवन में अनुकूलन रखने में इनमें समस्या होती है। निरंतर अभ्यास करते और रटने से ये औसत स्तर के बालकों के समान अपने कौशल विकसित कर लेते हैं। ऐसे बालकों का शिक्षक को विशेष ध्यान रखना होता है। अब हम स्लो लर्नर की विशेषताएं देख लेते हैं। धीमी गति से सीखने वाले बालकों की जो कक्षा उपलब्धि होती है ये औसत बालकों से कम होती हैं। इनमें कम आत्मविश्वास और निम्न स्तर की आत्म प्रतिष्ठा हो सकती है। इनमें आत्महीनता की प्रवृत्ति विकसित हो सकती है। ये स्वयं को दूसरों से कम मान सकते हैं। ये पाठों को बार बार दोहराते हैं और अच्छी तरह से रट के याद करते हैं। धीमी गति से सीखने वालों की कुछ बौद्धिक विशेषताएं होती हैं, जैसे संपत्तियों को अधिक सरल बनाने की प्रवृत्ति, सामान्यकरण करने की अयोग्यता, अल्पकालीन स्मृति व अवधान, सीखने की स्थिति में केवल एक पक्ष की ओर ध्यान लगाना और मंदित भाषा विकास। इन्हें प्रोग्राम प्रणाली, जो आपकी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन विधि होती है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा है साक्ष्य अनुदेशन विधि, उसके द्वारा छोटे छोटे पदों में पढ़ाया जाता है, जिससे कि जहाँ पे ये त्रुटि करें उसको तुरंत बता दिया जाए। इसके बाद आता है आपका 2019 का क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक समय में समावेशी विद्यालय की भूमिका, रोल ऑफ इंक्लूसिव स्कूल इन मॉडर्न टाइम्स। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त है। कोई भी 2 व्यक्ति एक समान नहीं होते, सभी में कुछ न कुछ जन्मजात विशेषताएं और विभिन्नताएं होती हैं। इसके लिए सभी बालकों को उनकी प्रतिभा, क्षमता और रुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। बाधित बालकों में कमजोर, विकलांग, सृजनात्मक, शारीरिक का मानसिक रूप से मंद बालक शामिल हैं। अतः आंशिक रूप से बाधित बालकों को समावेशी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इन बालकों की शिक्षा के लिए अनुभवी और प्रशिक्षित अध्यापक होने चाहिए, जो इन बालकों की विशेष आवश्यकताओं को समझ सके। शिक्षा प्रत्येक बालक का मौलिक अधिकार है और इनको जो है सामान्य बालकों की तरह ही अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। वैसे भी सामान्य बालकों के साथ निःशुल्क शिक्षा इन बच्चों को दी जानी चाहिए और ये आपका जो राइट टू एजुकेशन 2009 है, इसके तहत भी लागू किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि बाधित बालकों को समावेशी विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देना ही आधुनिक समय की मांग है। आधुनिक समय में समावेशी विद्यालयों की भूमिका निम्न कारकों से स्पष्ट हो जाती है। जिन बालकों में जो बाधित बालक होते हैं और जिनका जो बौद्धिक स्तर है ऊंचा होता है, अर्थात जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो क्रिएटिव होते हैं, उन बालकों को भी उचित मार्गदर्शन देकर मानव संसाधन के रूप में उनका सदुपयोग किया जाना समावेशी विद्यालयों द्वारा संभव है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य तथा बाधित बालकों की शिक्षा की ऐसी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य प्राप्त कर सकें। इसके बाद बाधित बालकों को ऐसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए ताकि वे भी सामान्य जीवन के लक्ष्य प्राप्त कर देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, समावेशी विद्यालयों द्वारा बाधित बालकों की शिक्षा पर भी समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि लोकतंत्र की रक्षा के लिए अच्छे नागरिक तैयार किए जा सके। समावेशी विद्यालय में बाधित बालकों की योग्यता, क्षमता व उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे उनमें आत्मविश्वास की भावना जागृत हो जाती है।
इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। समावेशी शिक्षा के लिए सरकारी योजनाएं और प्रावधान आपको बताने हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है भारत की। भारत में बाधित बालकों की शिक्षा की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंत में हुई और 1885 में बम्बई में बाधित बालकों की शिक्षा के लिए स्कूल की स्थापना हुई। इसके पश्चात 1887 में बाधित बालकों की शिक्षा के लिए अमृतसर में एक स्कूल की स्थापना की गई। इसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 के बाद सरकार ने भी इस दिशा में कई प्रयास किए। सरकार द्वारा समावेशी शिक्षा के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए, जैसे कि आई थी आपकी सबसे पहली योजना विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत योजना, यानी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड। तो ये योजना आपकी 1974 में आई और ये योजना भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा लाई गई और 1982-83 में ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस योजना को लागू किया गया। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य विशेष बालकों को शिक्षा से जोड़ना था। इसके बाद आती है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी विशेष बालकों को सामान्य विद्यालयों के साथ सामान्य कक्षाओं में जोड़ने की सिफारिश की। शिक्षकों को भी समावेशी शिक्षा के अनुसार प्रशिक्षण देने की सिफारिश NEP 1986 में की गई। इसके बाद आता है आपका PIED विकलांगों की एकीकृत शिक्षा योजना, यानी जो आपके विकलांग होते हैं इनको एकीकृत शिक्षा की योजना आई 1987 में और ये समावेशी शिक्षा के लिए भारत में शुरू की गई पहली पायलट प्रोजेक्ट योजना थी, जो कि यूनिसेफ और भारत सरकार की सहायता से शुरू की गई। इसके बाद आता है आपका भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, यानी कि आपका जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल एक्ट 1992 है, ये इस अधिनियम के तहत एक समिति गठित की गई जिसका प्रमुख उद्देश्य विकलांग बालकों को वोकेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना था। इसके बाद आता है आपका पॉइंट नंबर 5 निःशक्त जन अधिनियम PWD एक्ट 1995 और इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो प्रारंभ में इसमें 7 प्रकार की डिसेबिलिटी शामिल की गई, फिर 2016 में इसमें संशोधित किया गया और इसका नाम बदल के RPWD एक्ट कर दिया और तब इसमें 21 प्रकार की विकलांगताएं शामिल की गई। इसके बाद भी सरकार द्वारा कुछ प्रयास किए गए, जैसे कि आपका जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP जो 1997 में आया। इसके बाद दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के लिए एक्शन प्लान 2005 में, RTE 2009 और NPE नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020। इनके बारे में भी आप चाहें तो डिटेल में लिख सकते हैं, लेकिन फिर मेरा आंसर बहुत बड़ा हो जाता। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 अपराधी बालकों की शिक्षा हेतु प्रावधान, यानी एजुकेशनल प्रोविज़न फॉर डेलिक्वेंट चाइल्ड। तो अपराधी बालक यानी डेलिक्वेंट चाइल्ड होते क्या हैं? डेलिक्वेंट का संबंध बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्षों से होता है, जैसे सामाजिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष और मानसिक पक्ष। किसी भी पक्ष में समायोजन करने में यदि बालक असफल रहता है तो वो बालक जो है वो बाल अपराधी बन जाता है। हीली के अनुसार वह बालक जो व्यवहार में सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाता है या भटक जाता है बाल अपराधी कहलाता है। गुण के अनुसार कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य व्यवहार से इतना अधिक भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके और इनको जो है बाल अपराधी कहा जाता है। अब अपराधी बालकों के शैक्षिक प्रावधान, तो अपराधी बालकों की सम्यक शिक्षा हेतु उनमें सुधार लाना, उन्हें प्रशिक्षित करना और उनमें सामान्य स्थिति में लाना आवश्यक माना जाता है। इसके लिए बहुत सारे सरकार द्वारा जो है वो विद्यालय या फिर जो आपके आवासीय विद्यालय हैं वो भी खोले गए हैं। अपराधी बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करते समय निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। अपराधी बालकों पर प्रशासनिक ढंग से परिवेषण यानी रिमांड लागू करने की उपेक्षा उनकी मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। अपराधी बालकों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर उनके व्यवहार में सुधार लाने के लिए विधेयात्मक यानी पुरस्कार और निषेधात्मक यानी कि दंड संबंधी विधियों का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए।
बालकों की अतिरिक्त ऊर्जा का सदुपयोग करने के लिए आकर्षक पाठ्य सहगामी क्रिया यानी को करिकुलर एक्टिविटीज़ का आयोजन किया जाना चाहिए। बाल अपराधी बालकों को उपचारात्मक और व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। अपराधी बालकों के उपचार हेतु किसी सुधारात्मक कार्यक्रम को लागू करना चाहिए। उससे उनका पूर्व विशिष्ट अध्ययन आवश्यक कर लेना चाहिए, यानी उनके बारे में पूरी नॉलेज पहले ज़रूर निकाल लेनी चाहिए कि किस प्रकार का डेलिक्वेंट चाइल्ड है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे 2020 के क्वेश्चन, और इनमें सबसे पहला क्वेश्चन आया था आपका मानसिक मंदित बालकों का। तो मानसिक मंदित बालक से अभिप्राय उन बालकों से है जो किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक रोग के कारण मंद बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं, अपनी आयु के स्तर के अनुसार किसी भी भावी कार्य करने में असमर्थ रहते हैं। इस दोष के कारण इनमें कई प्रकार की हीन ग्रंथियां पैदा हो जाती हैं। मानसिक मंदित बालकों को जीवन जीने में बहुत सी समस्याएं होती हैं, क्योंकि ये स्वयं को समाज में समायोजित नहीं कर पाते, समाज में ये स्वयं को बोझ समझते हैं। ऐसे बालकों का सही ढंग से शारीरिक और मानसिक विकास संभव नहीं है, जिस कारण इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विकास ठीक से न होने के कारण आँखों से टेढ़ा देखना, कान का बहना, कम सुनना, तुतलाकर बोलना, भयभीत रहना, सहमे सहमे रहना आदि समस्याएं इनको होती हैं। अब इन बालकों की हम विशेषताएं देख लेते हैं। तो इनमें मौलिकता का अभाव होता है, इनके सीखने की गति बहुत कम होती है और ये सीखी गई सामग्री को जल्द ही भूल जाते हैं। इनकी शारीरिक बनावट में भी विकृति पाई जाती हैं, जैसे कान, नाक, हाथ, पैर, सिर आदि का छोटा या विकृत होना। इन बालकों की बुद्धि जो है वो सीमित होती है और इसी कारण ये अमूर्त चिंतन नहीं कर पाते। इन बालकों की रुचियाँ सामान्य बालकों की उपेक्षा सीमित होती हैं। इन बालकों की शब्दावली अपूर्ण और दोषपूर्ण होती हैं। इन बालकों में संवेगात्मक अस्थिरता होती है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 यानी एकीकृत शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो एकीकृत शिक्षा प्रारंभिक स्तर पर एकीकरण शिक्षा अमेरिका में शिक्षा के मुख्यधारा आंदोलन का फल है और ये समावेशी शिक्षा की फर्स्ट स्टेज है, यानी इसका प्रारंभिक चरण है। इस आंदोलन के माध्यम से अपंग और शारीरिक रूप से बाधित बालकों को अन्य सामान्य बालकों के साथ सामान्य स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए सम्मिलित किया गया। बाधित बालकों की विशिष्ट प्रविधियों द्वारा सहायता देने की व्यवस्था करना ही आपका एकीकृत शिक्षा कहलाता है। एकीकृत शिक्षा से तात्पर्य है शारीरिक रूप से अपंग तथा सामान्य बालकों के लिए एक ही शिक्षण संस्था में शिक्षण का प्रबंध करना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इनका क्लासरूम एक हो ये ज़रूरी नहीं होता, बस इनका स्कूल एक होना चाहिए। एकीकृत शिक्षा विशिष्ट शिक्षा की पूरक है। एकीकृत शिक्षा के माध्यम से अक्षम अपंग बालकों को सामान्य बालकों के संपर्क में लाकर उनके मध्य शारीरिक भेदभाव और दूरी को कम किया जाता है। एकीकृत शिक्षा में एक विद्यालय में अलग अलग कक्षाओं में सामान्य और विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। ये पॉइंट आपको मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद रखना है। इसके बाद एकीकृत शिक्षा की विशेषताएं। तो एकीकृत शिक्षा अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ एक ही विद्यालय में एक ही छत के नीचे पढ़ने लिखने का मौका देती है। यह अपंग बालकों की मनोवैज्ञानिक तौर पर मनोबल को बढ़ाती है। यह अपंग बालकों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। यह सामाजिक एकीकरण को भी सुनिश्चित करती है और यह शिक्षा के अधिकार का अनुपालन करती है। इसके बाद आता है आपका पॉइंट नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका सहयोगी अधिगम यानी कोऑपरेटिव लर्निंग। और इस पर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी मल्टीपल टाइम पूछा गया है। तो आपका कोऑपरेटिव लर्निंग का अर्थ है विद्यार्थियों का एक दूसरे के साथ समूह में सीखना। इसमें विद्यार्थी एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं, इसीलिए इसको हम सहयोगी अधिगम कहते हैं। इसमें शिक्षक विद्यार्थी की अधिगम में सहायता करते हैं। इस तरह का अधिगम विद्यार्थी में सामाजिक कौशल भी विकसित करता है। सहयोगी अधिगम मिलकर सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत जो है
एक सबके लिए और सब एक के लिए पर आधारित है। रॉबर्ट सेल्विन के अनुसार सभी सहयोगी अधिगम के माध्यम से एक विचार प्रकट करता है कि विद्यार्थी मिलकर सीखते हैं और अपने सहयोगियों और अपने अधिगम के लिए जिम्मेदार होते हैं। सहयोगी कार्य के साथ विद्यार्थी समूह अधिगम के तरीके, समूह अधिगम के लक्ष्य और सफलता पर बल देते हैं। अब समूह अधिगम के क्या लाभ होते हैं? इससे विद्यार्थी का विकास होता है और वे प्रोत्साहित होते हैं। विद्यार्थी में सामाजिक कौशल विकसित होते हैं और ये प्रत्येक विद्यार्थी को नेतृत्व का प्रशिक्षण प्रदान करता है। प्रत्येक विद्यार्थी अपने कार्य के लिए जवाबदेह होता है और इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। सभी सदस्य समूह में मनोवैज्ञानिक रूप से समायोजन करते हैं और अधिगम में अभ्यास से सहायता प्राप्त होती है। इस तरह अधिगम में वातावरण अच्छा होता है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि रिपीटेड है, टीम टीचिंग। और क्वेश्चन नंबर 5 आता है समावेशी कक्षा कक्ष का प्रबंधन। तो समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में कक्षा कक्ष प्रबंधन बहुत महत्व है। कक्षा कक्ष प्रबंधन में 2 प्रमुख घटक हैं, पहला शिक्षक और दूसरा छात्र। शिक्षक शिक्षण करता है और छात्र अधिगम करते हैं। समावेशी शिक्षा में विशेष और सामान्य छात्र साथ साथ अध्ययन करते हैं, जिनमें व्यक्तिगत विभिन्नता अधिक होने के कारण कुछ समस्याएं भी सामने आती है और शिक्षक का उत्तम कक्षा प्रबंधन अनेक समस्याओं का उत्तम हल है। कक्षा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक विद्यार्थियों के संबंधों और अंतः संबंधों के माध्यम से अधिगम प्रक्रिया संपादित होती है और कक्षा के कार्य और क्रियाकलापों से अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं। समावेशी कक्षा में कक्षा कक्ष प्रबंधन के प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं, जैसे कि कक्षा में अनुकूल बैठने की व्यवस्था। निःशक्त छात्रों के बैठने के लिए कक्षा में उपयुक्त स्थान होता है। कमजोर दृष्टि और कम सुनने की क्षमता वाले छात्रों को कक्षा में सामने अर्थात आगे बिठाना। पैरों से बाधित बालक की बैसाखी और ट्राईसाइकिल की कक्षा तक आने के लिए उचित व्यवस्था करना। कक्षा में हवा और प्रकाश की समुचित व्यवस्था करना। कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण। तो कक्षा में सामान्य और विशेष छात्रों में भेदभाव न हो। अधिगम प्रक्रिया में दोनों प्रकार के छात्र सहभागी हों। यदि धीमी गति से सीखने वाले और अधिगम बाधित छात्रों को कोई बात समझ नहीं आई हो तो शिक्षक उसे बार बार बताए। विशेष बालकों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। टीचर जो है विशेष ध्यान की उपेक्षा करते हैं और इनको जो है ध्यान में रखकर टीचर को मंदबुद्धि बालक, धीमे अधिगम करता बालकों की विषय वस्तु को भी इशारे से या फिर बार बार दोहरा के पढ़ाना चाहिए। शिक्षण अधिगम सामग्री का समावेशन। शिक्षक के शिक्षण हेतु जो है टीचिंग लर्निंग एड्स का भी यूज करना चाहिए। इसके अलावा जो टीचिंग स्ट्रेटजी है और जो शिक्षण सूत्र हैं इनका प्रयोग भी टीचर द्वारा किया जाना चाहिए। इसके अलावा टीचर को सतत समग्र मूल्यांकन यानी CCE यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन भी टीचर को करते रहना चाहिए। यानी साथ साथ टीचर को ये भी जांचते रहना चाहिए कि जो वो टीचिंग कर रहा है उसको बच्चे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है जो कि आपका है ई लर्निंग और ये रिपीटेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7 समावेशी शिक्षक की विशेषताएँ। तो एक समावेशी शिक्षक में निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं। आप चाहें तो शिक्षक की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, जैसे कि हुमायूं कबीर ने कहा है कि शिक्षक हमारे देश के भाग्य निर्माता होते हैं। अब हम शिक्षक की विशेषताएं देख लेते हैं। तो एक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए, उसे पक्षपात रहित होना चाहिए, मतलब उसे विशेष और सामान्य बालकों में कोई भेद नहीं करना चाहिए। उसका विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। शिक्षण की प्रभावपूर्ण प्रविधियों का उसको ज्ञान होना चाहिए कि कैसे वो अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव कर सकता है। उसका व्यक्तित्व प्रभावी होना चाहिए ताकि बच्चे जो है उसके साथ लगातार जुड़े रहें। विषय की पूर्ण और उसमें नवीनतम योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा उसमें ज्ञान संचय की इच्छा होनी चाहिए और टीचर का धैर्य और सहिष्णु होना चाहिए। इसके अलावा उसकी अनुसंधान में भी रुचि होनी चाहिए। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 समावेशी शिक्षक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इंक्लूसिव टीचर। तो समावेशी कक्षा में सभी प्रकार के
आवश्यकताओं वाले बालकों को शामिल किया जाता है। ऐसी कक्षा में शिक्षण कार्य हेतु प्रशिक्षित अध्यापकों की यानी ट्रेन टीचर की आवश्यकता होती है। इसीलिए शिक्षण प्रशिक्षण टीचिंग ट्रेनिंग में अध्यापकों को विभिन्न प्रकार की प्रविधियाँ और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के दौरान विभिन्न आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे कि बीएड क्या है, बीएड भी आपकी एक प्रकार की टीचिंग ट्रेनिंग है और यहाँ पे आपको बताया जाता है कि डिफरेंट एबिलिटीज़ वाले बच्चों को आप कैसे सिखा सकते हैं। इन बच्चों के बारे में आपको जानकारी इसीलिए दी जाती है ताकि आप इन बच्चों के बारे में पता लगा सकें। समावेशी शिक्षक के प्रशिक्षण अर्थात अनुदेशन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे बाधित बालकों हेतु अनुदेशन, अधिगम असमर्थी बालकों हेतु प्रशिक्षण और उच्च बौद्धिक क्षमता वाले बालकों हेतु प्रशिक्षण ट्रेनिंग। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, बहुत लंबे टाइम से बोल रही हूँ तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस चीज़ को एडजस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले बाधित बालकों हेतु प्रशिक्षण। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जो अधिगम संबंधी बिंदुओं, शिक्षण विधियों और अधिगम संबंधी वातावरण से प्रभावित रहती है। बाधित बालकों में सामान्य बालकों की भांति अधिगम विधियों में अंतर होता है, यानी वे सामान्य बालकों की तरह नहीं सीख पाते। इसमें शैक्षिक निपुणता और अधिगम की समस्या होती है। इस तरह टीचर अपने ज्ञान का प्रयोग करके जो है वो बच्चों को सिखा सकता है। तो बाधित बालकों हेतु शिक्षण प्रविधियाँ टीचर क्या कर सकता है, टीचर अपने कार्य और सामग्री में परिवर्तन कर सकता है, अपनी शिक्षण विधि में सुधार कर सकता है, अपने कार्य की आवश्यकताओं में परिवर्तन और वैकल्पिक कार्य का चुनाव कर सकता है। अब अधिगम असमर्थी बालकों के लिए प्रशिक्षण जो है टीचर 2 प्रकार से दे सकता है। टीचर जो है रोकथाम आयाम और क्षतिपूर्ति आयाम, यानी कि टीचर डायग्नोज कर सकता है और फिर उनको रेमेडियल टीचिंग दे सकता है। अब उच्च क्षमता वाले बालकों के लिए टीचर क्या कर सकता है, तो इनको जो है वो विशिष्ट कार्य आधारित शिक्षण दे सकता है। मतलब इनको नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा ज़्यादा वर्क दे सकता है और इनका वर्क जो है वो खोज आधारित होना चाहिए। इनको डिफरेंट असाइनमेंट प्रोजेक्ट टीचर दे सकता है। इनके लिए खोज आधारित शिक्षण व्यवस्था और अधिकाधिक बौद्धिक क्षमता के प्रयोग वाले दत्त कार्य, मतलब ऐसे काम इनको दिए जाने चाहिए जिनमें कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल आपकी क्रियाओं का यूज हो। इसके बाद आ जाते हैं हमारे 2021 के क्वेश्चन, यानी आपके सीनियर्स के जो क्वेश्चन थे वो। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विशिष्ट शिक्षा का अर्थ एवं विशेषताएं बताइए। तो विशिष्ट शिक्षा, विशेष शिक्षा उन बालकों को दी जाने वाली शिक्षा है जो बालक अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यवहार और व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत तथा सामान्य बालकों से बहुत अधिक भिन्न है। इसलिए ऐसे बालकों को विशेष देखभाल और विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। विशेष शिक्षा से तात्पर्य विशेष आवश्यकता युक्त बालक को सामान्य से अलग विशेष वातावरण में विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा विशेष संरचित पाठ्यक्रम में, देखिए इनका सब कुछ विशेष होता है, विशेष तकनीकी और विशेष विधियों द्वारा। भाई इनका विशेष टीचर होता है, इनका विशेष पाठ्यक्रम होता है, विशेष स्कूल होता है, विशेष टीचिंग मेथड होते हैं। मतलब जहाँ पे सब कुछ सामान्य से अलग हो उसी को आप विशेष शिक्षा कहते हैं। और विशेष शिक्षा की विशेषताएं, यहाँ पे जो बालक होते हैं जिनकी अपंगता का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, जैसे कि दृष्टिबाधित बालक में जो बच्चे कम्प्लीटली ब्लाइंड होते हैं उनको विशेष शिक्षा दी जाएगी। तो विशेष शिक्षा की विशेषताएं, यह विशिष्ट छात्रों के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि करती है। ये विशिष्ट बालकों को जीवन यापन के आधारभूत कौशल सिखाती है। ये विशिष्ट बालकों को समाज के साथ समायोजन करने और सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देने में सहायता प्रदान करती है। यह प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का ध्यान रखती है और ये बालक के बौद्धिक विकास में सहायक होती है। ये बालकों को धैर्य की भावना का विकास करती है, बालकों को अभिप्रेरित कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, पीयर ट्यूटरिंग यानी समकक्षी शिक्षण। तो पीयर ट्यूटरिंग क्या होती है? पीयर शब्द का अर्थ है बराबर का, शब्दकोश के अनुसार। अतः हम कह सकते हैं कि जब 2 या 3 विद्यार्थी जो एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ रहे हैं वो पीयर हैं। और ट्यूटरिंग शब्द जो है वो ट्यूटो से अर्थ है एक शिक्षक जो विद्यार्थी या छोटी कक्षा को निर्देश देता है। तो पीयर ट्यूटरिंग या समकक्षी शिक्षण
का एक से एक का शिक्षण होता है, जिसमें एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को पढ़ाता है जो एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। मतलब पीयर ट्यूटरिंग में क्या होता है, जो एक ही क्लास में इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो अपनी ही क्लास के लोअर जो मेंटल एबिलिटी वाले बच्चे होते हैं उनको पढ़ाते हैं। कई परिस्थितियों में जब टीचरों की संख्या कम होती है तो हम समकक्षी शिक्षण का प्रयोग कर लेते हैं, परंतु इसे ज़्यादातर एक सहायक प्रक्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब समकक्षी शिक्षण के क्या उद्देश्य रहते हैं, तो इनका उद्देश्य रहता है विद्यार्थी आत्मनिर्भरता से सोचने और कार्य करने के योग्य बने, सहयोगी कार्य करके समुदाय को बेहतर बनाना, विद्यार्थियों को दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार करना, शिक्षण को सुलभ और सुविधाजनक बनाना, अधिगम हेतु स्वतंत्र वातावरण की व्यवस्था करना, विद्यार्थी की शिक्षण हेतु अध्यापक पर निर्भरता को कम करना, विद्यार्थी की झिझक को दूर करना और उसे अपने साथी से पढ़ने हेतु तत्पर करना। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि रिपीटेड है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी कितने सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं, तो इससे आपको आपके प्रीवियस ईयर की इम्पोर्टेंस पता चलती है। अगर आप प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन में 4 में से 2 तो आपको एज इट इज़ मिल ही जाएंगे और हो सकता है कि आपको 4 के 4 भी मिल जाएं। इसके बाद 4th क्वेश्चन आता है आपका मानसिक रूप से पिछड़े बालक। ये भी जो है रिपीटेड है। एक आदर्श समावेशी विद्यालय के 4 गुण बताने हैं। तो समावेशी बालकों की आवश्यकताएं और उनको सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए एक विद्यालय में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, सभी विद्यार्थियों के साथ सामान्य बालक की तरह व्यवहार करना, सामान्य विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को आवश्यकता अनुसार राज्य एवं जिला मूल्यांकन में आवश्यक और स्वीकृत संशोधन में भाग लेना। इसके अलावा समावेशी बच्चों के विकास के लिए प्रशिक्षण और शिक्षणेतर कर्मचारियों की विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाना। इसके अलावा समावेशी विद्यालय का जो स्टाफ होता है उनके द्वारा समावेशी बालकों के साथ निरंतर संवाद करना, समावेशी विद्यालय में सभी प्रकार के बालकों को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान करना और सभी विभागीय कर्मचारियों के सदस्यों द्वारा स्कूल के विकास हेतु योजनाओं का निर्माण करना और उसमें हिस्सा लेना और सहयोग करना, समावेशी छात्रों के लिए शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये फिर से रिपीटेड है और इसमें आपको 4 क्वेश्चन रिपीटेड मिल गए हैं। मतलब अगर आपने प्रीवियस ईयर सोल्व किए हैं तो इसके अलावा आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी यहाँ पे। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक रूप से विक्षिप्त बालकों की समस्या यानी प्रॉब्लम ऑफ सोशली डिस्टर्ब्ड चिल्ड्रन, यानी जो सोशली डिस्टर्ब रहते हैं चिल्ड्रन उनकी क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो सामाजिक रूप से जो विक्षिप्त बालक होते हैं वे मूल रूप से ऐसे बालक होते हैं जिनको कभी फैमिली से प्रेम और सहानुभूति नहीं मिली या फिर उनके साथ फैमिली में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। कभी कभी इनके अंदर या फिर जो स्कूल में स्टार्टिंग टाइम होता है बच्चों का, वहाँ पे टीचर अगर उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता तो ऐसे बालक सामाजिक रूप से असमायोजित हो जाते हैं। और कभी कभी इनके अंदर का असमायोजन इतना ज़्यादा हो जाता है, ये इतने ज़्यादा माल एडजस्टेड हो जाते हैं कि ये अपराधी प्रवृत्ति धारण कर लेते हैं। अब सामाजिक रूप से विक्षिप्त बालकों की समस्याएं, तो सामाजिक रूप से विक्षिप्त बालकों की समस्याएं निम्नलिखित हैं। ऐसे बालक अंतर्मुखी होते हैं, यानी ये अपने आप में खोए रहते हैं और अपनी बातें दूसरों के सामने रखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। ये बालक लज्जा और ईर्ष्या की भावना से ग्रसित रहते हैं। ऐसे बालक सामूहिक रूप से स्वयं को समायोजित नहीं कर पाते। ऐसे बालक अपने माता पिता के सामने भी अपनी इच्छा जाहिर करने में समस्या का अनुभव करते हैं। ऐसे बालक जो हैं वो विद्यालय में भी समायोजन नहीं कर पाते और अन्य बालकों के साथ झगड़ा करते हैं। ऐसे बालक मानसिक रूप से भी अस्वस्थ रहते हैं। सामाजिक विक्षिप्त बालकों को अध्ययन के प्रति अरुचि और जिज्ञासा की कमी पाई जाती है। सामाजिक रूप से विक्षिप्त बालक संवेगात्मक अस्थिरता भी ग्रसित रहते हैं, यानी इनमें जो है वो इनमें इमोशनल अनस्टेबिलिटी भी पाई जाती है। ऐसे बालक आक्रामकता, बेईमानी व अनुशासनहीनता जैसी अनैतिक समस्याओं से भी ग्रसित रहते हैं। ऐसे बालकों में उपरोक्त प्रवृत्तियां अधिक तब बढ़ जाती हैं जब ये आपराधिक प्रवृत्ति धारण कर लेते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक रूप से विक्षिप्त बालक स्वयं को एक सामाजिक प्राणी के रूप में समायोजित नहीं कर पाते
और वे अपने अवांछित व्यवहार के कारण समाज द्वारा नकार दिए जाते हैं। यद्यपि ऐसे बालकों की समस्याओं का पता लगाकर उनका निदान किया जा सकता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है आपका अध्यापकों के प्रशिक्षण में NCERT की भूमिका। यहाँ पे टी छूटा हुआ है, इसको लिख लेंगे। रोल ऑफ NCERT इन टीचर ट्रेनिंग। अध्यापकों के प्रशिक्षण में NCERT की भूमिका। NCERT अर्थात राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। फ्रेंड्स, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म भी वेरी शॉर्ट में पूछ ली जाती है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, तो इसको भी याद रख लेंगे। इसकी कार्य प्रणाली प्रमुख रूप से शिक्षा में अनुसंधान, विकास, सेवारत, प्रशिक्षण, प्रकाशन और प्रचार प्रसार से संबंधित है। कहें कि एजुकेशन के प्रचार प्रसार से संबंधित है। शिक्षा के प्रचार हेतु इस संस्थान के प्रमुख विभाग कार्यरत हैं, यानी कि यहाँ पे अलग अलग विभाग बनाए गए हैं। जैसे कि इसका पाठ्यक्रम का विभाग भी है जिसमें कि आप NCERT की बुक्स पढ़ते हैं, जिनमें से अध्यापक शिक्षा विभाग में NCERT की प्रमुख भूमिका रखती है और NCERT की अध्यापक शिक्षा में निम्नलिखित भूमिकाएं हैं। यानी ये टीचर की ट्रेनिंग में, टीचर की एजुकेशन में क्या रोल रखती है, तो शिक्षा के सभी क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य के लिए सहायता प्रदान करना, उसको प्रोत्साहन देना और समन्वय प्रदान करना। NCTE राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद तथा शैक्षिक नवाचारों के विकास के लिए भी सचिवालय के रूप में ये कार्य करती हैं। यानी NCTE भी आपका NCERT का ही एक पार्ट है। शिक्षा संबंधी सूचनाओं का संग्रहण कर जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करना, देश की शैक्षिक संस्थाओं की सुधरी हुई विधियों और प्रविधियों और अभ्यासों को फैलाना, शैक्षिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, सेवाकालीन शिक्षकों को आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करना, अन्य देशों के शिक्षक प्रशिक्षण यानी टीचर ट्रेनिंग का अध्ययन कर अपने देश में भी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करना। ये कुछ कार्य NCERT जो है वो शिक्षकों की शिक्षा यानी टीचर्स की एजुकेशन में करती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने 2017 से 2021 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन अगर आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको हो सकता है सभी शॉर्ट क्वेश्चन यहीं से मिल जाएं। और फ्रेंड्स, अगर इतने लंबे वीडियो में लगातार बोलने के कारण कोई भी वर्ड मुझसे मिस प्रोनाउंशिएट हो गया है तो उसके लिए एडवांस में सॉरी बोल रही हूँ मैं। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लास्ट मोमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। और फ्रेंड्स, इसका PDF आप अगर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट नहीं जुड़ पाते हैं तो उस लिंक को आप कॉपी करिए और फिर उस लिंक को आप टेलीग्राम में सर्च कीजिए, आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, इतनी सुंदर PDF बनाने का श्रेय आपका जाता है आपके टेलीग्राम की जो एडमिन है, उसकी जो ऑनर हैं आपकी गायत्री, उनको इसका श्रेय जाता है। तो मेरी तरफ से उनको भी थैंक यू कि उन्होंने आप सबके लिए इतनी मेहनत से ये इतना सुंदर PDF बनाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की लास्ट मोमेंट पे हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।